वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जब मानव अपने जीभ के स्वाद के लिए अलग अलग प्रकार की भोजन करता है, उसमें कुछ शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, उन सभी का आपके शरीर में पाचन कैसे होता है इस पे मैंने चर्चा किया था, जिसमें मैं बताया था कि आपके जो आहार नाल होते हैं यानी मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया था। कल की क्लास में मैंने बक्कल कैविटी के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि जब आप चाहे वह आप दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन, इसके साथ ही आपका दाल, चावल, सब्जी, रोटी, यहाँ तक कि नॉनवेज जैसे मुर्गा, मछली, मीट जो खाते हैं वह सभी अपने बक्कल कैविटी के माध्यम से, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा के माध्यम से शरीर में आप प्रवेश करवाते हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जिसकी चर्चा मैंने किया था। इसके साथ ही मैंने ये भी चर्चा किया था कि आपके जीवन में लार की क्या भूमिका होती है। कल तक कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि लार कैसे टपकता था, और लार जिनका टपकता था वह लार के आपके बायोलॉजी के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर आपके शरीर, आपके मुख गुहा में यानी बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड से अगर लार नहीं टपकता तो भोजन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कैसे होता। तो कल की क्लास में मैंने इसे डिस्कस कर दिया था, यहाँ तक कि मैंने लार से जुड़े और कुछ जानकारी थी उसको भी आपके सामने साझा कर दिया था। आज की क्लास में हम जो मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के जो मुख्य अंग हैं, जैसे कि बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके साथ ही एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आपका सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गॉल ब्लाडर एंड पैनक्रियाज, इन सभी के बात करना हमको है। जिसमें से हम मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी को डाइजेस्टिव सिस्टम के दृष्टि से जितना डिस्कस करना था वो मैं डिस्कस कर दिया था। आज हम भोजन, चाहे आपने जीभ के स्वाद के लिए आपने शुद्ध आपके दाल, सब्जी, रोटी या नॉनवेज खाना खाया है, वह मुख गुहा के माध्यम से सीधे आपके बक्कल कैविटी में पहुंच जाता है। जैसे ही वह बक्कल कैविटी में पहुंचता है तो आपके बक्कल कैविटी में आपके जो सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां होती है, वह लार ग्रंथियां से लार रस का स्राव होता है, और लार क्या करता है, वह भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके साथ ही वह देखता है कि क्या भोजन में जो क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो लार क्या करता है, वहीं से आपका पाचन क्रिया प्रारंभ कर देता है। उसके बाद बक्कल कैविटी के बाद ओएसोफेगस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं? ग्रसिका। इसे हम फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। और फूड पाइप जो बोलते हैं यह इस प्रकार की एक संरचना होती है, इस टाइप का। और जैसे ही आप कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो वह आपका ओएसोफेगस के यानी जो फूड पाइप है वहां पर आकर क्या हो जाता है, यह पहुंच जाता है। इसके बाद यहाँ पे ओएसोफेगस यानी जिसको हम ग्रसिका बोलते हैं या फूड पाइप बोलते हैं। ध्यान इस बात को रखिएगा कि यह मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन इसमें भोजन का किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। बक्कल कैविटी में मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन जो ओएसोफेगस यानी जो फूड पाइप है, जहां हम भोजन बोलते हैं, बोल्स बोलते हैं, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। आप मन में डाउट होगा तो ओएसोफेगस करता क्या है? तो ओएसोफेगस क्या होती है, यह एक पतली नुमा संरचना है और इसका काम क्या है, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा को स्टमक से क्या करता है, यह जोड़ता है। यानी इस तरह का होता है। देखिए ये आपका होगा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के माध्यम से भोजन यहाँ प्रवेश करता है और यहाँ पे ओएसोफेगस आता है, और ओएसोफेगस में भोजन क्या होता है, यहाँ पे पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की पाचन संबंधी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ध्यान इस बात को रखिएगा कि फूड पाइप में किसी भी प्रकार की भोजन का पाचन नहीं होता है। उसका काम होता है तो ऊपर से लाइए, ऐसे करके, ऐसे है तो ऊपर से लिया और नीचे जाके छोड़ दिया, स्टमक में पहुंचा दिया। तो यह हम इसको बोल सकते हैं कि फूड पाइप यानी ओएसोफेगस यानी ग्रसिका जो होती है वह बक्कल कैविटी को स्टमक यानी पेट से जोड़ती है, ठीक है। और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता क्योंकि यह पाचन संबंधी ग्रंथियां इसमें नहीं पाई जाती है। इसका केवल काम है ऊपर से भोजन को लाकर स्टमक यानी आपके पेट में पहुंचा देना।
ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे स्टमक में। स्टमक की बात करते हैं तो इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आमाशय, लेकिन उल्टा पलटा हिंदी में बोलते हैं पेट। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि देखते होंगे कि एक एक थरिया भोजन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 12-12, 16-16 रोटी भी खाते होंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि बाप रे बाप कितना पेटू इंसान है। तो स्टमक में भोजन का पाचन कैसे होता है? जब आपका भोजन, चाहे आपने कुछ भी खाया हो, वह समझ आओ कि आपके पेट में पहुंचा। आपने कभी सोचा, आप तो खाना खाएं, आराम से रात में खाएं, सुबह सो गए, उसके बाद जितने भी शरीर के आपके जो पाचन संबंधी ऑर्गन होते हैं वह सब जग जग के काम करते हैं। आप तो अपनी जीभ के स्वाद के लिए कभी मुर्गा खा लिए, मछली खा लिए, नॉनवेज खा लिए, इसके साथ ही आप कभी कभी सिंपल भोजन खा लिए। क्या आपने कभी सोचा कि मैं इतनी कठोर कठोर खाना खा रहा हूं, इतनी कड़ा कड़ा भोजन कर रहा हूं, मुर्गा खा रहा हूं, मांस का टुकड़ा खा रहा हूं, मछली खा रहा हूं, इन सभी का पाचन कैसे होगा? आजकल एक ट्रेंड चल गया है, इस सबको कभी डिस्कस करेंगे। तो स्टमक की अगर बात करते हैं, लेकिन स्टमक यानी आपकी पेट के बारे में डिस्कस करने से पहले अभी तक मिश्रा सर बिहार वाले के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि क्लास जैसे ही अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। स्टमक की अगर बात करते हैं तो हमारा पेट जो होता है, बहुत सारे लोग का क्या होता है, पेट जो होता है वो निकल जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि देखने में बहुत हेल्दी होते हैं, हट्टा कट्टा जवान पूरा है, और उनकी भोजन जो है मात्र 3 रोटी या 4 रोटी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो देखने में दम पतले होंगे, लेकिन वो खाएंगे 2 थरिया भात खाएंगे। और खासकर बिहार के लोग की बात किया जाए, बिना चावल को हम बोलते क्या बोलते हैं बिहार में, भात। जब तक भात नहीं खाएंगे ना तब तक उनका पेट भरवे ना करेगा। तो ऐसे भी कहा जाता है। चलिए, तो स्टमक की अगर बात करते हैं तो स्टमक जो होती है वह क्या है, एक थैला। जिस प्रकार से आपकी थैला होती है उसी प्रकार का एक थैली नुमा संरचना होती है। यहाँ पे आपको डायग्राम का दिख रहा होगा, क्या होती है, स्टमक जो होती है वह एक प्रकार का क्या होती है, थैला नुमा संरचना होती है। यानी आपका पेट जो होता है वह एक थैला के आकार का होता है। इसकी अगर आकृति की बात करेंगे तो इसकी आकृति जे आकार की होती है। इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है ना, जे आकार की होती है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो जैसे कि आपका बकल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस सभी में सबसे चौड़ा भाग है। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग जो है वह आपका पेट यानी आपका स्टमक है। इसका काम होता है ओएसोफेगस से खाते। देखिए यहाँ पे मैंने डिस्कस किया ओएसोफेगस के बारे में कि ओएसोफेगस से क्या करता है, यहाँ से भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। क्या करता है, भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, और इसको बोलते हैं कार्डिया, काड़ा। क्या बोलते हैं, काड़ा बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जैसे ही भोजन ओएसोफेगस में पहुंचता है उसको बायोलॉजी की टर्म में हम क्या बोलते हैं, बोल्स बोलते हैं। और जैसे ही भोजन आपके मेन बॉडी यानी स्टमक में पहुंचता है, स्टमक के मेन बॉडी में पहुंचता है, तो उसको हम बोलते हैं काड़ा बोलते हैं, काड़ा। यह क्या करता है, इसके जैसे ही आपका भोजन यहाँ पे काड़ा में पहुंच गया, चाहे आपने कोई भी खाना खाया हो, ध्यान इस बात को रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो आपका मुख्य गुहा यानी बकल कैविटी से शुरू हो जा रही है, जहां से लार बन पा रही है, लेकिन इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रोटीन से इसका पाचन जो होती है वह आपके स्टमक से शुरू होता है। जैसे ही भोजन आपके स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक क्या करता है कि पाचक रस का स्रावन करता है, पाचक रस निकालता है। भाई आपने अपने जीभ के स्वाद के लिए कुछ भी खाना खाया तो उसको पचाएगा ना, तो पचाने के लिए क्या निकलेगा, पाचक रस का स्रावन करता है। और पाचक रस को हम इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और इसके साथ ही HCl का स्रावन करता है। यानी आपका जो स्टमक जो होता है
अभी बताएंगे कि स्टमक में आपका HCl का स्रावन कौन करता है, पाचक रस का स्रावन कौन करता है। इसके साथ ही कैसे पता, जैसे कि आपने मुर्गा का एक टुकड़ा खाया, वो भी तो एक मांस है, वो भी स्टमक में पहुंचा है। अब ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्टमक में जो है वह क्या है, उसमें भी तो मांस की टुकड़ा है, तो वह अमाशय की दीवार को कैसे नुकसान नहीं करता है। मुर्गा आपने खाया, उसको पचा दिया, उसको कैसे अलार्म बजा हुआ है कि नहीं भैया, भाई उसके लिए देखा जाए तो आपके पेट में क्या है, मांस का टुकड़ा भी तो है। स्टमक जो अमाशय की दीवार से क्या है, वो भी तो मांसपेशी का बना हुआ है। लेकिन जब बाहर से आपने मांस खाया, उसको तो बचा दिया, लेकिन जो स्टमक का जो दीवार है वो भी तो मांस के, जब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, जो पाचक रस निकल रहा है, वह उस मांस को क्यों नहीं पचाता है। गौर करने वाली बात है कि नहीं बात है, क्योंकि आपकी जो अमाशय का दीवार जो है वह भी तो मांसपेशी से बना हुआ है। एक तरफ तो ये पचा रहा है, पाचक से निकल रहा है, तो भाई बाहर से मतलब आया उसको मुर्गा मछली से पचा दिया, लेकिन आपकी अमाशय, क्योंकि वहां से निकलता है म्यूकस सेल निकलता है, और म्यूकस सेल के कारण आपकी अमाशय की दीवार जो है वह शोषित बनी रहती है, जिसकी चर्चा भी करेंगे। तो जैसे ही भोजन आपके पेट में पहुंचता है, पेट में जैसे ही भोजन पहुंचा, उधर से कौन कहेगा, ओ चाचा चाचा कहां, अरे भैया हम आ गए। अच्छा आ गया है तो रुकिए, से पचाते हैं। उधर से क्या करेगा स्टमक, उसको जो स्टमक में होता है ग्लैंड होता है, तो जैसे ही भोजन आपके पेट में पहुंचा, जो पेट था वो गड़बड़ा गया, अरे यार ये बाहरी कौन आ गए, तो ये क्या करेगा स्टमक, जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास और कहेगा, ये चाचा बाहर से बहुत लोग आए हैं, उसमें आपके कुछ आजकल शादी ब्याह के लगन चल रही है, उसमें कुछ लोग मुर्गा खा के आए हैं, कुछ मछली खा के आए हैं, कुछ पनीर खा के आए हैं। तो जो चाचा बैठे हुए हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला, ये कहेगा, अरे यार काहे चिंता करो, हम सब के पचाएंगे, चिंता ना करना है। उसने पहले क्या करेगा कि जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, उसने पहले मारा फुचकारी, क्या निकाला, फुचकारी, उसको बोलेंगे जठर रस, उसने निकाल दिया जठर रस, बहुत सारे रस निकाल दिया। इसलिए होता है होली के समय क्या होता है आजकल, अभी होली का दिन चला, आदमी जब रंग लगाया गया तो आदमी को बाल्टी में पानी मारो, क्योंकि गड़बड़ा जाता है। तो जैसे ही स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसे ढेर सारे रस निकालना चालू कर दिया, तो क्या इसे बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो निकलेगी, जो रस निकलेगी, उसको बायोलॉजी की टर्म में बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर रस, यानी ठार तो रस, अभी तो रस देते हैं। तो ये जठर रस जैसे ही निकला यहां से, बहुत सारा निकलेगा जठर रस। अभी भाई इसमें भोजन पहुंच गया जठर रस में। ध्यान देने वाली बात यह है कि जठर रस में तीन चीज होती है, एक होता है चीफ सेल, एक होता है पैराइटल सेल, और एक होता है म्यूकस सेल। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन चीज, चीफ सेल, पैराइटल सेल, म्यूकस सेल। अब कहेंगे इसने निकाला गैस्ट्रिक रस, अब क्या करेगा, कहेगा, अरे दादाजी तो कहें कि बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, तो अब सब ये तीनों बेटा एक्टिव हो गए। कौन कौन, चीफ सेल भी एक्टिव, उन्हें पैराइटल सेल भी एक्टिव, उन्हें म्यूकस सेल भी एक्टिव, कि भाई दादा ने रस क्या निकाल रहे हैं, कुछ बाहर से कुछ हो गया का। तो यहां देखेंगे, अरे यार यहाँ तो मुर्गा आयल है, मछली आयल है, इन्हें दूध आयल है, दही आयल है, इन्हें पनीर आयल है, इन्हें चाउमीन आयल है, इन्हें बर्गर आयल है। तो कहेगा कौन, तीनों बेटा, चीफ सेल, पैराइटल सेल और म्यूकस सेल। अब यार शुरू किया जाए, हम लोग भी अब काम तमाम करते हैं। तो ये चीफ सेल करेगा कि चिंता नहीं करना है, हम निकालते हैं पेप्सिनोजेन। ये क्या निकालेगा, चीफ सेल से एक रस निकलेगा, जो इधर देखो यहां निकला गैस्ट्रिक रस निकलेगा, जठर निकला, इधर यहां पे चीफ सेल जो है उसने भी एक रस निकाल दिया, लेकिन यह रस निकाला, यह एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। ये कह रहे भैया हमारी बस की बात नहीं, हम गड़बड़ा गए हैं, हम क्या करें। तो ठीक इसे रस निकाला, लेकिन ये जो रस निकाला उस रस को कहा गया पेप्सिनोजेन। क्या कहा गया, पेप्सिनोजेन। और अभी देखिएगा इस पेप्सिनोजेन को एक्टिव कौन करेगा, ये पेप्सिनोजेन जैसे ही निकला, ये कहेगा कि जो इसमें पहले प्रोटीन है उसको हम तोड़ेंगे पहले। इसने क्या किया, पेप्सिनोजेन जो था
उसने क्या किया, प्रोटीन को पकड़ा, अरे उधर कहां जा रहे हो, इधर। और जैसे ही पकड़ा और उसने क्या किया कि प्रोटीन को तोड़ दिया, प्रोटियोजस और पेप्टोन्स के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया। इसने अपना काम कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पे पेप्सिनोजेन क्या है, इनएक्टिव है। इसको जो है एक्टिव कौन करेगा, पैराइटल सेल एक्टिव कर देता है। तो चीफ सेल जो है यह इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजेन निकालता है, और ये पेप्सिनोजेन जो है जो आपके भोजन के साथ जितने भी प्रोटीन्स हैं उस प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोजस के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया। इसके बाद जो पैराइटल सेल है उसने क्या किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए निकाला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक नहीं कई सारे काम है। इसका पहला काम है कि भोजन के जो अमाशय है, इस अमाशय को क्या करता है, यह अम्लीय बनाता है। इसके साथ ही देखा कि भोजन के साथ जितने भी हानिकारक जीवाणु कुछ भी आ गए हैं, जो कि बकल इसलिए होता है कभी कि मान लीजिए जो हानिकारक जीवाणु ने खाया तो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला उसमें नहीं मरे, वह सीधे स्टमक में पहुंच गया बच के। तो उसने क्या किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड धरने से क्या कर दिया, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही जो चीफ सेल पेप्सिनोजेन निकाला वह इनएक्टिव था। इसको कहा कि तुम्हारे जल्दी से जल्दी एक्टिव हो। जब ये एक्टिव हुआ तब तो प्रोटीन को प्रोटियोजस और पेप्टोन्स तोड़ता है। तो यह जो एक्टिव फॉर्म में वो किसने किया, पैराइटल सेल ने किया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह भोजन को अम्लीय बना दिया। इसके ने क्या कर दिया, आपके बैक्टीरिया को मार दिया, जितने भी हानिकारक जीवाणु आपके शरीर में गए थे उसको मार दिया। इसके साथ ही जो चीफ सेल से निकलने वाला पेप्सिनोजेन को सक्रिय कर दिया, और ये पेप्सिनोजेन जो है वो प्रोटीन को प्रोटियोजस और पेप्टोन्स में तोड़ दिया। इस प्रकार से चीफ सेल अपना काम कर लिया, पैराइटल सेल भी अपना काम कर लिया। इसके साथ ही आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तुम्हारी अब निकल रहा है बहुत सारे, मतलब यहाँ पेप्सिनोजेन भी निकल रहा है, पेप्सिनोजेन भी एक्टिव हो गया है। अब इसको देखना भी है कि कहीं इस मुर्गा मछली जो अंडा जो पनीर और दूध दही और चाउमीन चाट खाए हैं, इस सब के पचाने क्रम में कहीं इधर जो अमाशय के दीवार जो है, इस दीवार को कहीं न गला दे, भाई ये तो एक्टिव हो गया है। तो इसको करने के लिए इधर क्या है, म्यूकस सेल। तीसरा बेटा वो यहाँ पे लाठी लेके खड़ा है, क्या है, लाठी लेके खड़ा है म्यूकस सेल। इसने कहा कि ठीक है बेटा, हम इधर से निकाल रहे हैं, क्या हम इधर से निकाल रहे हैं, इधर से मैं निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, म्यूकस। और जैसे ही इसने म्यूकस निकाल लिया तो यहाँ पे जितने भी जो पेप्सिनोजेन जो एक्टिव हुआ था, जो पेप्टोज में तोड़ रहा था, यहाँ पे क्या किया उसने, यहीं तक उनको आने दिया और इधर नहीं आने दिया। क्यों, अगर इधर आते तो ये अमाशय के दीवार को भी पचा देते। तो यहां पे जो म्यूकस सेल जो है उसने क्या निकाल दिया, म्यूकस निकाल दिया। और म्यूकस निकाल दिया तो जो यहाँ पे पैराइटल एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन जो है वह दोनों देख लिया कि ना भैया हमारा जो सीमा कहाँ है, यहीं तक है, इधर हमको नहीं जाना है, उधर तो अपने ही हमारे जाति के लोग हैं। तो इनके जो म्यूकस सेल से म्यूकस निकला, और म्यूकस के कारण क्या होता है, आपकी अमाशय के दीवार क्या होती है, सुरक्षित बनी रहती है। इस प्रकार से हम क्या किए, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 में आपके ओएसोफेगस और स्टमक की चर्चा किए, और इसके साथ ही आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड थे, जो एक्सरी ऑर्गन, जैसे कि मैंने कल की क्लास में क्या बकल कैविटी पूरा डिस्कस किया था, इसके साथ ही एक्सरी ऑर्गन सैलिवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में ओएसोफेगस और स्टमक की चर्चा किया, इसके साथ ही जो एक्सरी ऑर्गन था कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसकी भी चर्चा कर दिया। और कल की क्लास में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके साथ ही कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में पूरी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह पूरी कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे क्लास अपलोड हो वह आपके पास सबसे पहले आपके पास अवेलेबल हो। और जल्द ही आपके मेंटरशिप प्रोग्राम को आपकी काम बहुत तेज चल रही है, और बीपीएससी 71 प्रीलिम्स के लिए जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है वह बहुत जल्द आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और इसके साथ ही
क्योंकि कोई भी काम अच्छी जब शुरुआत अच्छी होती है ना तो उसका समापन भी अच्छे तरह से होता है। तो थोड़ा सा हम समय लेकर अच्छे तरीके से पूरी बीपीएससी 71 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और उसमें वही लोग जुड़ने का प्रयास करें जो हमारे सीरियस स्टूडेंट हैं। टाइम पास वाले स्टूडेंट मत जुड़िएगा, क्योंकि उसमें आपको पर डे टॉपिक दिया जाएगा, उसके साथ ही आपके कहां से कितना सोर्स आपको पढ़ना है इसकी भी चर्चाएं किया जाएगा, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, क्योंकि तराजू जो है वह केवल वजन बताती है, क्वालिटी नहीं। इस बात को ध्यान सोचिएगा। मैंने क्या कहा, हमेशा एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त कि जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, क्योंकि तराजू केवल वजन बताती है, क्वालिटी नहीं। तराजू केवल वजन बताती है, क्वालिटी नहीं। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।